व्हीटस्टोन ब्रिज तक पूरा कर लिया था, है ना। सबसे पहले अपन ने कल क्या किया था? कल हमने किरचॉफ के नियम देख लिए थे, है ना। किरचॉफ के नियम हमारे, किरचॉफ के नियम पूरे हो गए थे, किरचॉफ के दोनों नियम हो गए थे। इसके बाद में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो गया था, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु जो था वो अपन ने कर लिया था। तो किरचॉफ के नियम पर आधारित कौन का है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और अब क्या बोल रहे हैं हम? मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या करता है? मीटर सेतु एक उपकरण है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मीटर सेतु की। तो मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? नंबर एक बात तो लिख दी हमने कि वे व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उपयोग क्या है, मतलब इससे हम करते क्या है? तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम लोग किसी चालक तार का प्रतिरोध और उस तार के, ठीक है, किस तार के? जो ये तार हैं, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको अपन क्या बोलते थे? प्रतिरोधकता भी बोलते थे, है ना। प्रतिरोधकता भी ज्ञात करने के काम आता है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं, आपका तार का गुण है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण है? विशिष्ट प्रतिरोध हम उसके पदार्थ का गुण है, ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं आज। पहले हम लोगों ने जो चित्र देखा था, तो चित्र किस प्रकार, आज पूरा चित्र नहीं बनाएंगे, खास पॉइंट उस पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या था हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक तार लेते हैं हम लोग बड़ा सा, है ना। ये हमने तार ले लिया। इस तार को हम लोग क्या करते हैं, इस तार पर, मतलब सबसे पहले हम लोग मीटर सेतु बनाया है ना। चित्र में पेज नंबर 250 पे दिया हुआ है। चित्र में एक मीटर सेतु दिखाएंगे हम लोग। इसमें एक लंबा, ये लंबा तार ले लिया। ये तार काय का है? देखना, मैग्नीन का। काय का है ये तार? मैग्नीन का, या फिर कॉन्स्टेंटन का। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटन का है ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टेंटन का है। क्या है? जो तार हम उपयोग कर रहे हैं मीटर सेतु में, वो काय का कर रहे हैं? मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का, है ना, कॉन्स्टेंटन का। तो ये हमको ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो हमने क्या किया, मीटर सेतु है ना, तो सेतु का काम करवाना है हम लोग, मतलब वहां पे हमको क्या करना है, कुल मिला के हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला काम हमको यहाँ पे उपयोग में लाना है ना। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एक तार ले लिया। ये तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल एक समान है, ठीक है। इसको हमने एक तनी हुई अवस्था में क्या कर दिया, दो एल पत्तियां है ना, देखना ध्यान से। ये एक एल पत्ती है, ये वाली, और एक एल पत्ती ये है, दूसरी वाली। इन दो एल पत्तियों से साथ में क्या कर दिया, इस तार को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है ना। ये इसको ए सिरा बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम बोल रहे हैं सी सिरा। इस ए और सी सिरे पर हमने क्या कर दिया है, इस तार को क्या कर दिया है, अच्छे से करके कस दिया है ना। ये एल आकृति की दिख रही है, दोनों के दोनों, है ना। अब हमने क्या किया है, इन दोनों एल पत्तियों के बीच में, है ना, एक अन्य पत्ती रख दी है छोटी सी। इस तरह से हमने एक पत्ती रख दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक तरफ, मतलब एक किसी भी एक हिस्से में हम अज्ञात प्रतिरोध का तार रखेंगे, और एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स रख रहे हैं, है ना। तो हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा। सबसे पहले हम लोग, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये हमने बोल दिया इसको ए है, ये हमने बोल दिया इसको बी है, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे अपन टच करेंगे, मतलब जहां पे हम लगाएंगे जो गैल्वेनोमीटर लगाने वाले हैं, इसको हमने बोल दिया बी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो ए सिरा है, इसका ये बी सिरा है, इस ए और बी सिरे पर हमने क्या कर दिया, हमने एक अज्ञात तार का क्या कर दिया, अज्ञात प्रतिरोध जिसका है उस वाले तार को हमने क्या कर दिया, लगा दिया, है ना। तो इसको हमने बोल दिया यहाँ पे कौन है,
यहाँ पे हमारा अज्ञात प्रतिरोध है ना। बहुत आराम-आराम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने को करना ही है। और हमने ये जो सी बिंदु है और ये जो डी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है ना? इसको हमने लिख दिया आरबी, ठीक है? इसको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है, ओके? तो इतना हमने को समझ में आया। क्या-क्या समझ में आया? हमने क्या किया? हमने एक अज्ञात प्रतिरोध का मतलब हमने सबसे पहले क्या किया? 1 मीटर लंबा तार लिया। ये 1 मीटर लंबा तार ले लिया। ये तार काय का है? ये तार आपका मैग्नीन या फिर कांस्टेंटन का है। ठीक है? एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का है। एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या फिर ये तार मोटा, लंबा, पतला जैसे कम मोटा, कम चौड़ा रहेगा ना, ये क्या रहेगा? इसका प्रतिरोध रहेगा वो अंक मतलब अलग-अलग बिंदु पर अलग-अलग प्रतिरोध हम लोगों को इसका मिलेगा। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का हम लोग क्या करते हैं, एक अनुप्रस्थ परिच्छेद का या क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, तार ले लेते हैं। हमने ये तार 2 एल प्रकार की पत्ती हैं या एल शेप की या एल आकार की पत्ती हैं, ये दिख रही है। इन दोनों पत्तियों के बीच में हमने क्या किया था, इस मीटर सेतु के इस तार को हमने लगा दिया है। अब हमने क्या किया, इन दोनों एल शेप की पत्तियों के बीच में एक और पत्ती रख दी, उसको बोल दिया बीसी। अब ए और बी के बीच में हमने उस प्रतिरोध को या उस तार को रख दिया जिस पर हमको क्या करना है, जिसका हमको अज्ञात प्रतिरोध है उसको हमको पता करना है। और सी और डी के बीच में हमने क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया है ना? यहाँ तक बिल्कुल मेरे को लग रहा है समझ में आया होगा, है ना? अब हम क्या करते हैं, अगले वाली स्टेप में बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए व सी बिंदु, है ना? इनके बीच में अभी तक विभवांतर उत्पन्न करवाना ना हमको पहले, तो इस ए बिंदु के और इस सी बिंदु के बीच में हमने क्या किया, हमने एक सेल लगा दिया। कौन सा सेल लगा दिया है हमने? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमने यहाँ पर इसमें सेल लगा दिया है, ये ई सेल है ना? और ये कुंजी के, ये कुंजी के हमने लगा दी। जब अभी इस स्थिति में कुंजी के खुली हुई है, लेकिन जैसे इस कुंजी को अपन इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, इस सेल में से धारा बहने लगेगी। ये आपको दिख रहा होगा, ये उच्च विभव है, ये आपका निम्न विभव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि धारा किधर बहेगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगेगी। ठीक है? इसके अलावा हमने अब देखो, अब इम्पोर्टेंट बात एक और करने वाले हैं। इसके अलावा हमने ये किया है, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के सहारे हमने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर या फिर जिसको धारामापी बोलते हैं, ये ना इधर बना रहा हूँ, ये धारामापी जी है, इसको हमने क्या किया, एक मतलब एक जो खिसकने वाले तार की सहायता से, मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ से कहीं पूरे तार में कहीं भी टच कर सकते हैं ना, ये स्पर्श करता हुआ रहता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन जोकी। ठीक है? कौन-सा? एक स्पर्श कुंजी है ये। इस स्पर्श कुंजी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्पर्श होगी, है ना? केवल इससे टच होती-होती जाएगी। तो हमने क्या कर रहा है, हमने बिंदु बी तथा बिंदु डी, ये बिंदु बी था, ये बिंदु डी था, बिंदु बी और डी के बीच में एक धारामापी जी लगा दिया है तथा बिंदु डी पर एक स्पर्श कुंजी हमने क्या कर दी है, लगी रहती है। जिसको क्या कर सकते हैं अपन लोग, जिसको अपन लोग इस तार ए और सी पर हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी इधर-उधर चलाकर हम खिसका सकते हैं या इसको क्या करते हैं, दबाने से ये काम करती है। ठीक है? इस कुंजी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस कुंजी को अपन बोलते हैं जोकी। ओके? इसको हम बोलते हैं जोकी। इसे दबाने पर ही, जैसे इसको इस जोकी को अपन दबाएँगे, इसको दबाने पर बिंदु डी का जो संबंध है, ये जो बिंदु डी है, इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध इस धारामापी जी से हो जाएगा। है ना? ये हमारा इस मीटर सेतु उपकरण का वर्णन हुआ है ना? ध्यान रखना, ये नामांकित चित्र समेत आएगा। कैसे आएगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अपना, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा कि किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन कीजिए और उसमें पॉइंट देंगे। नंबर 1 पॉइंट दिया जाएगा उपकरण का नामांकित चित्र। तो ये हमने उपकरण का नामांकित चित्र लिख लिया। इस चित्र का वर्णन करना अगर पूछे तो आप वर्णन भी कर सकते हो। इसको परिपथ आरेख भी बोलते हैं ना, तो चित्र नहीं पूछा, अगर परिपथ आरेख पूछा तो परिपथ आरेख भी यही हो जाएगा, है ना? और दूसरे पॉइंट में पूछा है सूत्र का निगमन या फिर सिद्धांत की बात करें तो वो भी अपने को करना है। फिर तीसरा प्रेक्षण सारणी और नंबर 4 और आखिरी 2 सावधानियां लिखनी होगी। तो हमने, मेरे को लग रहा है पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा
मीटर सेतु क्या है, किस प्रकार से काम करता है ना। हमने बुक का चित्र नहीं लिया है ताकि आपको बुक में क्या है सारा दिया हुआ है तो वो एकदम दिक्कत आ सकती है उसमें। हमने देखो यहाँ पे आर है, ठीक है, और ये वाला जो अज्ञात प्रतिरोध है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम एक्स बोल देते हैं ना। हमको क्या निकालना, ये एक्स निकालना। ओके, तो ध्यान से देखो, तो क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखें ना, हम ये समझ में आ रहा है कि ये जो कि जिस मतलब जहां पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी है ना, जहाँ पे हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी वहां पे क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति आ जाएगी। ये हमने कहा समझा है, ये हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में समझा है। तो अगर हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये इतना इतना अलग, ये एक्स आर वाला पार्ट अलग, और ये जो एल लंबाई का है ना, यहाँ पे मीटर स्केल बनी हुई है ना, ध्यान रखना। ये जो आप जो मीटर से देखोगे, यहाँ पे आपको एक मीटर स्केल बनी हुई दिखेगी पूरी, मतलब 0 से लेके 100 तक आपको मीटर सेतु की आपने पूरी दिखेगी। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब अपने को क्या करना है, मान लो कि ये यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके ही हमको क्या मिला, हमको मिला यहाँ पे जाके हमको संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये पूरी लंबाई कितनी है इसकी 100 है ना, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी है इसकी 100। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध आपका हो जाएगा LX। और यहाँ से यहाँ तक का नेक्स्ट वाला कितना बचेगा, अगर ये पूरा 100 है ना, ये पूरा बनाना है आपको ना, ये यहाँ तक ही, तो ये 100 मतलब ये ऐसी स्केल बनी हुई रहेगी आपकी, ये स्केल है ना, इसको अच्छे से बुक में से देख के बनाना है। अभी मैं सिर्फ अपना रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा उसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एल। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का अगर एल बिंदु पर या एल दूरी पर जाके अगर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर एल है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एल एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में ध्यान से देखें तो एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, दोनों प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, इस दोनों को ध्यान से देखें तो व्हीट ब्रिजस्टोन ब्रिज की तरह हो गए है ना। ये दोनों एक जैसी भुजाएं हो गई, ये दोनों एक जैसी भुजाएं हो गई है ना। तो हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था उसका उपयोग अपन यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये ब्रिज की तरफ हो गया है। तो चूंकि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जब कुंजी में अपन इसको चालू कर देंगे प्लग लगे होने पर, जो कि डी को मीटर सेतु से जैसे ही दबाएंगे, तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है ना। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति अगर हमको मिलती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था, या फिर क्या बोलेंगे कि अगर इस धारा मापी जी इस जो कि डी को हम जिस भी बिंदु पर दबाएंगे, अगर उस पर्टिकुलर बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेतु है जो आपने बनाया है, ये जो मीटर सेतु आपका है, ये किस स्थिति में हो जाएगा, मीटर सेतु आपका संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। अगर संतुलन की स्थिति में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता चल गया कि बिंदु बी पर अगर संतुलन की अवस्था में आ गया है ना, शून्य विक्षेप की स्थिति, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब विभव कहाँ पर, बी पर, और विभव कहाँ पर, डी पर, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग फिर से वही, देखो इसके पहले मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ। अपने पास क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा था, ऐसा, और फिर एक ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था। यहाँ पे अगर मैं पी क्यू आर एस की बात करूं, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया था, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था और ये कर दिया था। तो यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति में हमारा आंसर क्या था, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, ध्यान रखना है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या क्या दिख रहा है, एक्स आर, तो क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा एक्स बटे आर बराबर, ठीक है, ए व डी, ये ए बिंदु और डी बिंदु वही बिंदु होगा जहां पर आपको क्या मिला होगा, यहाँ पे आपको शून्य विक्षेप मिला होगा। तो ए व डी के बीच, ए व डी के बीच मीटर सेतु का प्रतिरोध, मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध, ठीक है। और इसके अपॉन में कौन आएगा, बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा मतलब डी
व सी, मतलब डी व सी के बीच मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो कितना लिखा था मैंने, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं आए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ पे इसका प्रतिरोध यही लिख दिया था कि इसका प्रतिरोध कितना है Lx है, और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध आपका x है। ये आपका प्रतिरोध है ना, ये दूरी का फॉर्म में नहीं लिखा है मैंने, प्रतिरोध आपको सीधे लिख दिया था कि प्रतिरोध लिखा हुआ है ना आपका। तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बटे r। ठीक है, x बटे r बराबर हो जाएगा a व d के बीच में मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध कितना निकाला था अपन ने, हमने निकाला है वो Lx, और इसके बीच में d व c के बीच में कितना है 100, 100 टोटल दूरी थी ना 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस Lx। आ गई बात समझ में। और अब क्या करें, अब हमको क्या निकालना, अज्ञात प्रतिरोध का, अज्ञात प्रतिरोध कौन है x, r क्या है, r तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में से ले लेंगे, मतलब r क्या है आपका तो ज्ञात है ना, तो हमको क्या निकालना था x, तो देखो x क्या निकलेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो क्या क्या कट रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो ये x से ये x हमारा कट रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x मतलब कैपिटल X, तो कैपिटल X बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा L कैपिटल R, या फिर इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखे, पहले R लिख देते हैं, हम लोग लिख रहे हैं R L अपॉन 100 माइनस, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इस अज्ञात तार का, जो आपने अज्ञात प्रतिरोध का तार लगाया था ना, उसका अज्ञात प्रतिरोध आपने निकाल लिया। ध्यान रखना जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार अज्ञात प्रतिरोध का तार इधर लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स राइट साइड में लगाते हैं, फिर अगली बार हम लोग क्या करते हैं, इस अज्ञात रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लेफ्ट साइड में लगा देते हैं और अज्ञात तार को क्या कर देते हैं, इधर लगा देते हैं। तो ये हमारा विधि विधि में आता है ना, ध्यान रखना। तो अभी हम विधि डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विधि मतलब यही विधि है आपकी, लेकिन हम लोग अब इसकी प्रेक्षण सारणी डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट आने वाले थे एग्जाम में, नंबर 1 उपकरण का नामांकित चित्र या फिर परिपथ, पूरा सेतु का परिपथ, इसका वर्णन मैंने समझा दिया था। फिर हमने क्या करा, हमने इसका सिद्धांत किया, तो ये जो अभी मैंने बताया ना, ये पूरा सिद्धांत है ना, इसकी थ्योरी अपने को बुक में से अच्छे से देख के करना है ना, थ्योरी वही होगी जो मैंने समझाया, और मैं जितने भी पॉइंट लिख रहा हूँ यही पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया x बराबर आर एल अपॉन 100 माइनस ए। अब हम लोग इसकी सारणी बनाने जा रहे हैं, ओके ध्यान रखना। तो अब हम जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल में करेंगे, वैसा के वैसा हम लोग इसकी सारणी डिस्कस करने जा रहे हैं कि सारणी क्या होगी, सारणी मतलब इसकी प्रेक्षण सारणी की बात कर रहा हूं है ना। तो देखो प्रेक्षण सारणी बना रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी प्रेक्षण सारणी या फिर जो ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपकी होती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो देखो अपने को क्या करना है, जब हमने तार लिया सबसे पहले, है ना, अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक करें, जब हमने तार लिया, ये वाला तार लिया, तो जब भी हम इस प्रकार का कोई तार लेते हैं या इस प्रकार का कोई चीज लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस तार की लंबाई निकालते हैं। तो उस तार की लंबाई कैसे निकालोगे आप लोग, नॉर्मली उसको नाप लिया, है ना, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी L। क्या क्या लिखना है अपने को यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना है तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई हो गई हमारे पास में L बराबर डैश 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 सेंटीमीटर, ये आपकी इच्छा होते है सेंटीमीटर का तार हम लोग ले सकते हैं। फिर दूसरा, सेंटीमीटर में नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पूरा जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो पूरा सब कुछ कर रहे हैं आंसर, वो हम लोग प्रतिरोध वगैरह सब ओम में निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग काय में कर रहे हैं, हम लोग एसआई पद्धति में कर रहे हैं। तो ये गलती होती है स्टूडेंट से ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग इसको काय में निकालेंगे, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरी बात, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना आपको, तो तार की त्रिज्या कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो तार की त्रिज्या r बराबर जो आप निकालोगे तो वो भी काय में आएगी सेंटीमीटर, उसको भी काय में कर लेंगे, उसको भी हम लोग मीटर में कर लेंगे। एग्जाम में जब हम लोग प्रैक्टिकल में लिखेंगे तो पूरा कन्वर्जन करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर हम करते हैं प्रेक्षण सारणी लिखते हैं तो हम लोग इसको खाली छोड़ के आना है ना। इसको हम लोग L बराबर सेंटीमीटर बराबर L डैश 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 मीटर,
तार की त्रिज्या r बराबर डैश 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 सेंटीमीटर डैश 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 खाली स्थान छोड़ के आना है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग बस बता रहे हैं कि प्रेक्षण सारणी कैसी हो। ओके, तो अब हम लोग प्रेक्षण सारणी की बात करते हैं। तो क्या समझ में आया था? मैंने ये बताया था कि जब आप लोग इस तरह से काम करते हैं, जब हम लोग एक बार अज्ञात प्रतिरोध के तार को x को इधर रख देंगे, एक बार इधर रखेंगे, तो जब इधर की साइड आप करोगे तो आपको कंप्लीटली क्या निकाल के बताना पड़ेगा? ये वाला जब कर रहे हो तो आपको कंप्लीट एक बार x निकालना है। मतलब 3 बार करोगे तो एक बार x, एक बार मतलब ये तार इधर, फिर अगले बार वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ऐसा हम लोग कम से कम प्रिकॉशन के लिए या फिर हमारा जो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी शुद्धता के लिए हम लोग 3 बार ऐसा मिनिमम करना ही चाहिए हमको। मिनिमम 3 बार तो करना चाहिए। वैसे तो 5 बार करते हैं, लेकिन 3 बार हमको करना चाहिए। इसके लिए हम लोग मैं जल्दी से बता रहा हूँ, मैं पूरे प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब अज्ञात प्रतिरोध का जो तार था वो x अगर इधर था और रेजिस्टेंस बॉक्स आपका इधर था, है ना? ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करें, सीरियल नंबर लिख देते हैं, क्रमांक लिख दिया। ठीक है, ये हमने क्रमांक लिख दिया और शुरू करा। हम लोग वो सारणी बना रहे हैं ना, देखो ये हमने क्रमांक लिख दिया। दूसरा, अब हम लोगों को क्या फिक्स रहेगा हमेशा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स फिक्स रहेगा ना, रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध ओम में जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग लिख रहे हैं प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स आरबी, है ना, जो आरबी जो आपका था, है ना, ध्यान रखना, आरबी में लगाया गया प्रतिरोध। ठीक है, इस ये काय में होगा, ये होगा आपका आर, काय में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम। ओके, अब ये हमारा फिक्स रहेगा, हर बार हम लोग एक बार चूज कर लेंगे इसको, तो हर बार बदलेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 जितनी भी बार करेंगे मतलब हम लोग इसका मान बदल देंगे, मतलब हम लोग प्रतिरोध बॉक्स में से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मेरे पास दो कंडीशन पड़ती है। नंबर 1 कंडीशन जो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, है ना, नंबर 1 कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपन लोग सारणी खींच ली। जब क्या हो, जब जो आपका अज्ञात प्रतिरोध हो, जब अज्ञात प्रतिरोध कहाँ हो, अज्ञात प्रतिरोध बाईं ओर हो, है ना, बाईं ओर, या फिर हम बोले इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बाईं ओर के रिक्त स्थान में हो। देखो रिक्त स्थान कैसे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग वहां पे एक पत्ती ले लेते हैं ना, ये वाले की बात कर रहे हैं। अगर ये पूरा सेटअप था तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला इधर हो, मतलब ये जो आपका ये पूरा सेटअप अपना पूरा पिछले जैसा ही रहेगा, है ना, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ये मतलब ऐसा हो, या बाईं ओर दिख रहा है ना लेफ्ट में एक्स, तो इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ मिली, सबसे पहले इसके 3 पॉइंट रहेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे इसके 3 कॉलम रहेंगे। नंबर 1, शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ मिली आपको, है ना, शून्य विक्षेप की स्थिति जो मिली जिस बिंदु पर मिली, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या, शून्य विक्षेप की स्थिति में एल, स्थिति में एल, स्मॉल एल सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में लिख दो भले, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना वाले, कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरा क्या, 100 माइनस एल, अगर एल मान लो कितना मिला आपको, 100 में से मान लो 50 पे जाके मिला, तो बचा हुआ कितना होगा, इसको अपने को लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर 100 और 100 माइनस एल दोनों है, तो ये 100 माइनस एल कितना है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले पार्ट में फॉर्मूला लिख दो, एक्स बराबर कितना है, आर एल अपॉन 100 माइनस एल, काय में आएगा ये आपका आएगा ओम में, है ना, ओम में। ओके, तो ये कब था, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, जब अज्ञात प्रतिरोध आपने कहाँ लगा दिया, लेफ्ट साइड में रखा है। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग मैं ये बोलता हूँ कि अब आपने क्या किया, अब आपने चेंज कर दिया, मतलब अब क्या करा, जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध था उसको आपने क्या रख दिया, आपने इधर एक्स तरफ, एक्स इधर राइट साइड में रख दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स क्या कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स या जो प्रतिरोध बॉक्स था वो क्या कर दिया आपने, लेफ्ट साइड कर, है ना, मतलब ये एक्स जो आपका प्रतिरोध था, चित्र वही है, मतलब एक बार और इधर चित्र में बता देता हूँ, ये जो अज्ञात प्रतिरोध आपका यहाँ दिख रहा है ना, ये यहाँ आ गया, मतलब ये आपका एक्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स अगर मैंने लगा दिया। ठीक है, ये कंडीशन को अज्यूम करके या मान के चलना। तो इस स्थिति में भी होगा वही सेम कंडीशन, वही होगा, किसी एक बिंदु पर कोई एक एल दूरी ऐसी होगी जहां पर जाके आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको शून्य विच्छेद की स्थिति या सेतु संतुलन की अवस्था में मिलेगा। तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही पॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करना जैसे आपने ये करा ना, बस चेंज क्या करना है, चेंज बस इतना सा यहाँ पे लिखना है अपने को, कितना, यहाँ पे जब जब अज्ञात प्रतिरोध कहाँ हो आपका, जब अज्ञात प्रतिरोध आपका दाईं ओर के स्थान पर हो, दाईं ओर के रिक्त स्थान पे हो। आ रही है बात समझ में, है ना, बहुत स्लोली स्लोली चल रहे हैं इसीलिए कि अच्छे से समझ में आए, बार बार ये प्रॉब्लम नहीं दे। मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति इधर भी मिलेगी तो वही आप लिखना, शून्य विक्षेप की स्थिति एल मिलेगी आपको, फिर अगले वाले कॉलम में क्या मिलेगा, सेम वही के वही पॉइंट आपको लिखना, अगले वाले पॉइंट में फिर से 100 माइनस एल करना है, फिर अगले वाले में क्या करना है, एक्स करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल का मान था वो वाला एल का मान यहाँ मत रख देना, इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान अलग आएगा। हाँ प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एग्जाम में तो आपको ये खाली छोड़ के आना, फिर ये एक्स निकल जाएगा, और एक्स निकलने के बाद में जो आखिरी पॉइंट, जो आखिरी कॉलम आपका बनेगा उसको अपन बोलेंगे माध्य एक्स, माध्य एक्स काय में आएगा, ये भी आपका ओम में आएगा। माध्य किसका, मान लो कि यहाँ पे कुछ निकला, मतलब जब अज्ञात प्रतिरोध दाईं ओर था तब जो एक्स निकला, और बाईं ओर जो था एक्स निकला, इन दोनों के मानों का अगर दो बार करा ना हमने तो माध्य कैसा बनेगा, 1+2, मतलब a प्लस बी अपॉन टू, मीन्स यहाँ पे जो एक्स निकला है वो धन, यहाँ पे जो एक्स निकला है वो मतलब x धन x अपॉन टू। ओके, ये भी काय में आएगा, ये आपका ओम में आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये मीटर सेतु पूरा समझ लिया है, इस मीटर सेतु को अपने को ऐसे ही करना होगा। अगला वाला जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपका गणना हो जाएगी। तो गणना कैसे करते हैं, गणना जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। तो गणना करने के लिए हम लोग सबसे पहले बोल देंगे कि जब अज्ञात प्रतिरोध रिक्त स्थान मतलब बाईं ओर होगा तो x क्या होगा, तो x बराबर आपका होगा एल आर अपॉन 100 माइनस एल होगा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बोल देंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जब हमारा क्वेश्चन सुना था तो ध्यान रखा होगा, एक तो आपको निकालना था x, तो वो तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा ना माध्य, टोटल चालक तार का माध्य प्रतिरोध वो तो निकल जाएगा अपना सारणी से, चालक तार का माध्य प्रतिरोध तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगला अपने को क्या निकालना है, अगला आपको निकालना है रो, रो मीन्स क्या निकालना है आपको, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको क्या क्या पता है, सबसे पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है उसको याद दिला देता हूँ। तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है आपका, अभी हम तार की बात कर रहे हैं तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर जो प्रतिरोधकता थी, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जो है आपकी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है, देखना मैं केवल फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, फॉर्मूला होता है आपका रो बराबर आर ए अपॉन एल। ओके, आर ए अपॉन एल, आर ओम में, ए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। ओके, ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल, और एल क्या है, लंबाई है। तो देखना यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे जो आपका रो है, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या है, आर प्रतिरोध है, तो आर की जगह यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा। ओके, तो आप क्या कर दो, फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका एक्स ए अपॉन एल। ओके, तो एक्स तो पता है आपको, एक्स आपका ये जो आप ऊपर जो मादे निकाल रखे होंगे वो एक्स रखना है ना, अकेला एक्स कोई सा भी मत रख देना, जैसे यहाँ पे आपने एक्स निकाला, यहाँ पे जो भी एक्स है ये सब नहीं निकालना, हमको जो हमने जो फाइनल निकाल रखा है ना, चालक तार का माध्य प्रतिरोध, इस माध्य प्रतिरोध को आपको रखना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको ये वाला आंसर आपको यहाँ पे, गलती मत करना। तो ये x बराबर x हो जाएगा, x का मान रखते हैं, लेकिन a क्या है, a आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा ये आपको अच्छे से पता है ना, ये ठीक है। तो अब हमारा ये सब हो गया, हम बोलेंगे कि उपयुक्त फार्मूले या उपयुक्त सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें x का मान ज्ञात हो, है ना, ये गुणा का चिन्ह नहीं है, ये कैपिटल x लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे गणना खत्म होती है, गणना आपको प्रैक्टिकल में करनी रहेगी तो आपको कोई परेशानी आने वाली है नहीं।
हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसकी सावधानी की बात करते हैं, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। सावधानी का क्या होना चाहिए, तो वही बात जो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली सावधानी आपकी वही कि सबसे पहली बात तो ये जो तार आप ले रहे हो, ये तार अच्छे से साफ होना चाहिए। तो इस तार को जब साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेगमाल जो कागज आता है ना, रेगमाल पेपर जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग ये तार अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। फिर दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, ये तार जो हम ले रहे हैं, है ना, ये लाल कलर का जो तार दिख रहा है, ये एक जैसा होना चाहिए। मतलब इसकी क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा है। मतलब ये इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ओके, तभी तो आप यहाँ पाई आर स्क्वायर यूज कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि सब दूर एक जैसा है ना। दूसरी बात, इसमें हमें धारा ज्यादा देर तक नहीं बहाना चाहिए। धारा अगर ज्यादा देर तक बहाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेतु का तार गर्म हो जाएगा। अगर सेतु का तार गर्म हो गया तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कुंजी के लगाते हैं। ओके, इसलिए कुंजी के लगाने का क्या फायदा है कि जब हमको तार में धारा बहानी हो, हमको जब रीडिंग लेनी हो, तभी जाके हम लोग क्या करें, इस कुंजी को दबाएं, अन्यथा ये कुंजी खुली रहे। मतलब इस कुंजी से क्या कर दें हम लोग, बंद कर दें। कुंजी बंद होगी इसका मतलब होगा धारा बहेगी, और कुंजी खुली रहेगी मतलब ये ओपन रहे, इसका मतलब धारा नहीं बहेगी। ओके, तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप ये जॉकी को दबाओगे ना, इस डी बिंदु पर जॉकी को दबाओगे, जिस भी बिंदु पर आपको यहाँ से जहां पे भी आपको मिलती है, दबाते दबाते चलेंगे ना, तो वहां पे आपको इसको जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रगड़ेंगे तो ये जो तार है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो वापस कहीं क्या प्रॉब्लम होगी, वापस सेम वही प्रॉब्लम होगी, आपका आर बदल जाएगा। आर मतलब ये वाले आर की बात नहीं कर रहा हूँ, आर मतलब इसका आर, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप इसको समंजन करते हैं, जब भी हम इसका प्रैक्टिकल का समंजन करते हैं, मतलब धारा मापी के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस धारा मापी के साथ में शंट का प्रयोग करते हैं। तो शंट का प्रयोग करना चाहिए, और शून्य विक्षेप की स्थिति के पास आने पर ही हमको क्या करना चाहिए, ये शंट जो हम लोग लगाएंगे वो शंट को हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, और एक और बात, लास्ट वाले सारी सावधानियां डिस्कस कर रहे हैं, आपको एग्जाम में जो इच्छा हो वाली सावधानी लिख देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 2 सावधानी पूछी जाती है। 5वीं सावधानी की बात कर रहा हूँ कि प्रतिरोध बॉक्स जो है आपका, है ना, आरबी, इसमें ऐसे प्रतिरोध का प्लग लगाना चाहिए जिससे कि शून्य विक्षेप की स्थिति तार के लगभग मध्य में रहे, है ना। ऐसा प्रतिरोध बॉक्स नहीं लेना चाहिए कि आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे या 5 सेंटीमीटर पे जाके आपको क्या मिल गया, शून्य विक्षेप मिल गया। तो उससे क्या होगा, आपको इतने से में ही शून्य विक्षेप मिल जाएगा। मतलब आपको लगभग लगभग इधर कहीं मिलना चाहिए, जैसे इधर आपका ये 100 है, तो मतलब आपको ऐसा मानना चाहिए कि ये 50 के इधर, मतलब 40 के और इधर 60 के बीच में मिले, तो थोड़ा अच्छा रहता है ना। तो इससे क्या फायदा रहता है, इससे ये फायदा रहता है कि ये जो सुग्राही होता है ना, सेतु की जो सुग्राहिता है वो आपकी बढ़ जाती है ना। सेतु की सुग्राहिता जो होगी, अगर इस मिडिल पॉइंट के आसपास यहाँ पे कहीं पे मिलती है, तो आपको जो सेतु की सुग्राहिता है वो अधिकतम होती है। और अधिकतम जब सुग्राहिता होती है, तो जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उसमें जो जो त्रुटि होंगी आपकी, प्रतिशत त्रुटि जो निकलेगी, वो आपकी न्यूनतम बनी रहेगी, है ना। और लास्ट पॉइंट है जो कि मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो आपको आता है, वो ये है कि ये जब भी आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो या इस तरह के जो प्रैक्टिकल करते हो, तो ये जो पॉइंट्स हैं, जब आप तार कस रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इन्हें हमें अच्छे भली भांति तरीके से हम लोग क्या करना चाहिए, कसना चाहिए। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम